हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डाले गए लेक्चरर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का हमारा पॉइंट रहेगा कक्षा 12 से संबंधित, जो हमने वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ा था। जनरली हमने इससे पहले के जितने भी वीडियो देखे हैं उन लेक्चरर वीडियो में वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने सभी बातों का अध्ययन कर दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या टॉपिक लगते हैं और बोर्ड एग्जाम में उनका क्या इम्पोर्टेंस रहने वाला है। ध्यान रखना, यदि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, सेल बनाने का तरीका आना चाहिए, कहने का अर्थ, सेल का चित्र आना चाहिए, कैसे सेल का डायग्राम बनाया जाता है, उसमें एनोड कैथोड का पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने सेल अभिक्रिया लिखना सीखा था। नैनसर्ट समीकरण कैसे बनता है, नैनसर्ट समीकरण से संबंधित कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, उन प्रश्नों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हमारा उसी का ही आगे का जो पार्ट है चैप्टर में, उसका हम विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हमारा पॉइंट है वैद्युत अपघटनीय से। सबसे पहले तो आपको, यदि इस चैप्टर को या इस पॉइंट को लर्न कर रहे हो, तो वैद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा आनी चाहिए। क्या होती है वैद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा? वैद्युत अपघटनीय सेल की नॉर्मल परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड परिभाषा क्या लिखेंगे, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। वैद्युत अपघटनीय सेल कैसे बनता है, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। यदि हम वैद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो ध्यान रखना, वैद्युत अपघटनीय सेल में आपको परिभाषा याद रखनी है कि वैद्युत अपघटनीय सेल वे सेल होते हैं जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यदि किसी सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तो उसे ही वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। इस सेल का आपको चित्र सही सही बनाना आना चाहिए, किस प्रकार से डायग्राम बनता है थोड़ा सा समझते हैं। ये एक हमने व्यवस्था बना रखी है वैद्युत अपघटनीय सेल, सेम उसी सेल की तरह व्यवस्था है, लेकिन अंतर किस तथ्य का है यहाँ पर। तो अंतर आपको ये देखना है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, उस वैद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग वैद्युत अपघट्य में रखा जाता था, लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही प्रकार के वैद्युत अपघट्य में रखा जाता है। आप पहले तो इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि कोई भी यदि आप वैद्युत अपघटनीय सेल तैयार कर रहे हो तो उस वैद्युत अपघटनीय सेल में एक ही प्रकार के वैद्युत अपघट्य में एनोड और कैथोड लगाए जाए। जैसे ये एक एनोड लगा दिया, हमने ये कैथोड लगा दिया। एनोड और कैथोड को हमने एक ही वैद्युत अपघट्य, जिसको जनरली हमने टाइप किया है एम अक्ष प्रकार का, कोई भी एम अक्ष प्रकार का हो सकता है, NaCl हो सकता है, अकेला H2 भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, H2SO4 डाइल्यूट कैटेगरी में भी हो सकता है, कंसंट्रेंट कैटेगरी में भी हो सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पर ये दे सकते हो NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, CuCl2 भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको वैद्युत अपघट्य लेना है। वैद्युत अपघट्य की कैटेगरी के बारे में चर्चा करते हैं तो आप जानते हो कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जनरली अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं। अब इनमें प्रबल वैद्युत अपघट्य भी होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी है। उनके बारे में तो सीधा सा संबंध या सीधी सी जो जानकारी है वो आप रख सकते हो सब। ध्यान देना, यदि वैद्युत अपघटनीय सेल का चित्र बना रहे हो तो पहली क्या कंडीशन है उसको सही सही देखना। एक तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ही प्रकार के वैद्युत अपघट्य में दोनों इलेक्ट्रोड को लगाएंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यदि हम कोई लेबोरेटरी में वैद्युत अपघटनीय सेल तैयार कर रहे हैं तो वहां पर जो एनोड और कैथोड लगाए जाते हैं वो प्लेटिनम मेटल के लगाए जाएंगे। यानी कि एनोड भी प्लेटिनम मेटल का रहेगा, कैथोड भी प्लेटिनम मेटल का रहेगा। अब यहाँ पर प्लेटिनम मेटल का इसलिए लगाया गया है कि जनरली जो हम रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये प्लेटिनम मेटल एक अक्रिय भूमिका में रहती है, क्रियाशील नहीं रहती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्लेटिनम, चाहे कैसी भी कंडीशंस का वैद्युत अपघट्य पदार्थ रखा गया है, प्लेटिनम अपने प्लेटिनम आयन के रूप में नहीं जाएगी रीजन में, जब उसका संयोजन हम किसी बैटरी से कर दिया जाए।
तो पहली शर्त, समान वैद्युत अपघट्य यानी कि एक ही वैद्युत अपघट्य में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब यही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड का कार्य कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य कर रहा है। रही बात, सेम चलता है यहाँ पर, जैसे हमने वैद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा था कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर हमने ऑक्सीकरण की घटना देखी थी। ऐसे ही यहाँ पर जो वैद्युत अपघटनीय सेल बनता है उसमें भी एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर यहाँ पर होगा अपचयन अभिक्रिया। एक तो इस बात के लिए जरूर आप तैयार रहना कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है उसमें एनोड पर ऑक्सीकरण था, इसमें भी एक ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन वहां एनोड नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर कार्य कर रहा था, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन वैद्युत अपघटनीय सेल में यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। तो आप ये कह सकते हो कि वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और यहाँ अपचयन की विक्रिया संपन्न होती है। एक अपचयन इलेक्ट्रोड हो गया, एक हो गया आपके पास ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। जनरली कभी कभार मान लीजिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड और कैथोड क्रमशः इलेक्ट्रोड है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, या दोनों है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग आप श्योर हो जाइए कि एनोड इलेक्ट्रोड धनायन टर्मिनल है, ऑक्सीकरण की घटना होगी, कैथोड ऋणायन टर्मिनल है, अपचयन की घटना होगी। इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी की जो बड़ी प्लेट है वो धनायन प्लेट है, बैटरी की जो छोटी प्लेट है वो ऋणायन प्लेट है। धनायन प्लेट को हमने एनोड से जोड़ दिया, ऋणायन प्लेट को हमने कैथोड से जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर ये संयोजन किया गया है तो संयोजन के फलस्वरूप जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे एम अक्ष में से एक तो एम पॉजिटिव आयन और एक अक्ष नेगेटिव आयन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर वैद्युत अपघट्य का वियोजन हो जाता है। अब वैद्युत अपघट्य यहाँ पर परबल ही डाला जाएगा, दुर्बल भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर परबल की कैटेगरी में हम बात करेंगे। एक रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव, जिसमें कहेंगे कि एम प्लस है, एक अक्ष माइनस। एक आपके पास रहेगा यहाँ पर परबल वैद्युत अपघट्य, जिसका वियोजन करने पर 100% आपको धनायन आयन मिलेंगे, 100% आपको ऋणायन आयन मिलेंगे। धनायन जो आयन है, जो वियोजन का धनायन कण है, वो धनायन कण ऋणायन टर्मिनल की ओर गति करते हैं और जो ऋणायन है वो धनायन टर्मिनल की ओर गति करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो धनायन कण है वो ऋणायन की ओर गति करेगा और जो ऋणायन कण है वो धनायन की ओर गति। इस प्रकार से ये अपना डायग्राम और परिभाषा कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियां बता के रखी है कि यदि हमने एनोड और कैथोड तो प्लेटिनम मेटल के लगा लिए और इसमें वैद्युत अपघट्य के तौर पर NaCl के रिगार्डिंग वैद्युत अपघट्य डालना, जो NaCl एक बार ठोस अवस्था में, एक बार गलित प्रावस्था में और एक बार NaCl का वीर्य, इन 3 कैटेगरी के रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गलित NaCl का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, विलयन स्थिति में कैसी अभिक्रिया होगी, तो उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारा मेनली अब पॉइंट है जो 3 पोजीशन पर पढ़ेंगे हम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि आपके पास NaCl ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा और विद्युत का चालन नहीं होने के कारण NaCl का वियोजन नहीं होगा और वियोजन नहीं होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। दैट मीन्स हम कहेंगे नो रिएक्शन। कब? जब NaCl हमारे पास ठोस अवस्था में लिया गया वैद्युत अपघट्य पदार्थ के तौर पर। इसी की कंडीशन सेकंड की चर्चा करेंगे कि इसको गलित प्रावस्था में ले लिया, तो गलित प्रावस्था में लेने पर क्या क्या होगा। गलित प्रावस्था का सीधा सा अर्थ है कि उसमें थोड़ी बहुत नमी है, नमी वाला NaCl है। जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे
तो वह अपने आयंस में टूट जाएगा, जिसमें एक टूटेगा Na+ और एक टूटेगा Cl-। कह सकते हैं कि NaCl वैद्युत अपघट्य धनायन और ऋणायन में ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर जो धनायन और ऋणायन बना है वो एनोड और कैथोड की ओर गति करेंगे। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन गतिशील होकर पहुंचेगा, और कैथोड नेगेटिव आयन है तो यहाँ Na+ गति करता हुआ कैथोड के पास जाएगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर NaCl का जब ब्रेक डाउन होगा तो इस एनोड के चारों ओर Cl आयन की कंसंट्रेंट बढ़ जाएगी और कैथोड के चारों ओर सोडियम आयन की कंसंट्रेंट बढ़ जाएगी, और वही प्रोसेस रहेगा एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होगा तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर सोडियम आयन को सोडियम के रूप में निक्षेपित कर देंगे। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि NaCl को गलित प्रावस्था में लिया गया है तो एनोड पर Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस का उत्पादन होगा और कैथोड पर सोडियम का निक्षेपण हो जाएगा जो प्योर मेटल रहेगी। नेट समीकरण हम लिखेंगे 2NaCl जो बदला है 2Na कैथोड पर प्राप्त होगा, Cl2 एनोड पर प्राप्त होगा। इस प्रोसेस के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी अशुद्ध मेटल का कोई साल्ट है तो उस साल्ट को वैद्युत अपघटन के द्वारा हम मेटल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो शुद्ध मेटल यहाँ पर हमको सोडियम जैसे NaCl से प्राप्त हुई है, ऐसे ही हम अन्य मेटल्स का भी निष्कर्षण कर सकते हैं। जनरली एक हम उपयोग भी बता सकते हैं कि वैद्युत अपघटनीय जो प्रोसेस है उसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में या धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तीसरी स्थिति ली गई है NaCl का जलीय विलयन। जलीय विलयन का सीधा सा अर्थ है कि वहां पर NaCl में जल की मात्रा भी घुली हुई है या जल में नमक घुला हुआ है। जल में नमक घुला हुआ है, जैसे हम इसमें करंट देंगे तो करंट देने पर NaCl टूट जाएगा Na+ में और Cl- में, और H2 टूट जाएगा H+ में और OH-। अर्थात हम ये कहेंगे कि 2 ऋणायन प्राप्त हो रहे हैं और 2 ही धनायन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें धनायन प्राप्त हो रहा है H+ और Na+ और ऋणायन प्राप्त हो रहा है OH- और Cl-। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर दोनों में से किसका ऑक्सीकरण होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि Cl- का ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पर अपचयन होगा और अपचयन यहाँ पर होगा H+ का। कारण क्या है इनका, कारण है E0Rp का मान, जो हमने पहले के वीडियो में देख लिया था। E0Rp के अकॉर्डिंग कैथोड पर H+ रिएक्ट होगा और एनोड पर Cl- रिएक्ट होगा। अर्थात हम कहेंगे कि एनोड पर Cl- आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl2 गैस का उत्पादन करेगा और कैथोड पर जो H+ आयन गया है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 गैस का उत्पादन करेगा। ओवरऑल यह अभिक्रिया हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ी थी, जिसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। उस क्लोर क्षार अभिक्रिया में हमने इसी बात को देखा था कि जब NaCl की अभिक्रिया H2O से करवाई जाती है और विद्युत का प्रवाह यदि इसमें किया जाता है तो NaOH, H2 और Cl2 प्राप्त होती है, जिसमें क्लोरीन का उत्पादन एनोड पर और H2 का उत्पादन कैथोड पर। अगर वो इस अभिक्रिया में Na+ और OH- रिएक्ट नहीं होंगे तो ये जनरली NaOH के रूप में निक्षेपित हो जाएंगे। इसी की कुछ कंडीशंस हमारी NCERT में और दे रखी है, जो H2SO4 के रिगार्डिंग दे रखी है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ट्यूशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि H2SO4 एक डाइल्यूट कैटेगरी में है, एक कंसंट्रेंट कैटेगरी में है। डाइल्यूट कैटेगरी में है तो वहां पर हम कहेंगे कि H2 भी उसमें अच्छा खासा मिला हुआ है, यानी कि H2 ज्यादा मात्रा में घुला हुआ है, तो एनोड पर O2 का उत्पादन होता है, जिसकी अभिक्रिया ये है। इस अभिक्रिया में एनोड पर O2 का उत्पादन होता है और कैथोड पर H2 का उत्पादन। यदि हमने कंसंट्रेंट H2SO4 वैद्युत अपघट्य के तौर पर लिया है तो एनोड पर ऑक्सीसल्फेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला है
H2O8 2-। जो पर ऑक्सी सल्फेट एनोड पर मिलेगा उसकी रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि सल्फेट आयन के 2 मोल 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पर ऑक्सी सल्फेट में बदल जाएंगे। ओवरऑल ये पूरा मामला हमने पढ़ा है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति पर भी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया निर्भर करती है। यदि हम ठोस पदार्थ लेंगे तो वहां पर वियोजन नहीं होगा और वियोजन नहीं होने के कारण कोई अभिक्रिया संपादित नहीं होगी। यदि हमने उसको गलित अवस्था में लिया है तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ये हमने पढ़ा है। यदि हमने उसका विलयन अवस्था ली है तो क्या प्रोडक्ट बना है इसके रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा है। अब हमारा एक इसी में ही पॉइंट बनता है जो जनरली हमको याद होना चाहिए। क्या पॉइंट है? आपको एक पर्सन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक में क्या अंतर है। धात्विक चालक का कार्य कौन कर रहा है? तो हम जो बैटरी से वायर एनोड और कैथोड पर जोड़ रहे थे वो धात्विक चालक की कैटेगरी में। इसी धात्विक चालक की कैटेगरी में हमारे एनोड और कैथोड का भी काउंटिंग होगी। वैद्युत अपघटनीय चालक में हम जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो धात्विक चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है और वैद्युत अपघटनीय चालक में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। दूसरा, धात्विक चालक में यदि कोई विद्युत प्रवाह हो रहा है तो चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यदि वैद्युत अपघटनीय चालक है उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो उनका वियोजन हो जाता है। जैसे हमने NaCl का वियोजन किया था Na+ और Cl-। तो ये वियोजन यहाँ पर वैद्युत अपघट्य चालकों के रिगार्डिंग है। धात्विक चालक केवल ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं जबकि वैद्युत अपघटनीय चालक ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित प्रावस्था में और विलयन प्रावस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ शब्दावली ये भी है कि जो धात्विक चालक है उनका हमेशा प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है और यहाँ पर वैद्युत अपघटनीय चालकों का प्रतिरोध देखा जाता है तो धात्विक चालकों से काफी अधिक होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध की जगह चालकत्व को काम में लिया जाता है। इस बात के लिए आप श्योर हो जाइए, यदि प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है तो वहां पर धात्विक चालक की बात हो रही है और यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रतिरोध की बात हो रही है तो वहां पर हम चालकत्व के बारे में बताएंगे। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जिक्र किया जाता है जबकि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की जगह अपघटनीय चालकों में विशिष्ट चालकत्व और चालकता के बारे में बात की जाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रो होता है और यहाँ पर कप्पा होता है। आप यहाँ पर एक संबंध भी देख सकते हो कि यदि धात्विक चालक है उनका ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ता है तो चालकता घटती है। जबकि यहाँ पर इसका विपरीत कार्य है, यदि वैद्युत अपघटनीय पदार्थों का हम ताप बढ़ाएंगे तो उससे वियोजन की मात्रा बढ़ेगी और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर से समझना कि धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता उनकी घटती है जबकि वैद्युत अपघटनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य पदार्थों की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। आशा करता हूँ यह अंतर आप आसानी से समझोगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की भी संभावना। अब हम इसी टॉपिक को जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हम कुछ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जिनकी संभावना बोर्ड एग्जाम में बनी रहती है। जैसे एक पर्सन दे रखा है कि जलीय सीवैसो हो रहा है आपके पास और आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया है कॉपर का। ध्यान रखना हमने जो पहले वैद्युत अपघटनीय सेल का जिक्र किया वहां पर हमने प्लेटिनम मेटल का इलेक्ट्रोड लगाया था जबकि यहाँ पर हमने जैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है उसी का ही हमने इलेक्ट्रोड लगाया है। तो इनमें यदि वैद्युत अपघटन किया जाएगा तो क्या होगा? यह प्रश्न यदि आपके समझ में आ गया
तो आप इसी के रिगार्डिंग जो और पर्सन बन सकते हैं एग्जाम में, उनको फिल कर सकते हो। ध्यान देना, यदि आप कोई भी वैद्युत अपघटन की क्रिया करवा रहे हो और उसमें यदि आप इलेक्ट्रोड उसी धातु का प्रयोग कर रहे हो जिसका वैद्युत अपघटन है, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत अपघटन यदि आप कराओगे तो एनोड पर तो धातु मुक्त होगी और कैथोड पर वह धातु एकत्रित हो जाए। कहने का शाब्दिक अर्थ है कि हमने जलीय CuSO4 लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया और दूसरा मान लो हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने लगाया है एनोड के रूप में, तो कैथोड पर जो हम प्लेटिनम मेटल लेते हैं, उस प्लेटिनम मेटल पर ये एकत्रित हो जाएगी, उसकी विक्रिया होगी। एनोड पर Cu2 प्लस आयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पर Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu के रूप में चला जाएगा। यह पॉइंट आपके समझ में आया होगा। इसी से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आपको दे रखा है कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद बताइए जिसमें सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, AgNO3 का जलीय विलयन है। करना किस प्रकार से करोगे आप, यहाँ पर Ag का प्लस में 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं, और जल का जो अपचयन विभव का मान है वो माइनस का 0.83 है। यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर E0RP Ag का ज्यादा है, किससे, S2 से। तो सीधा सा है, यहाँ पर AgNO3 से Ag आयन आपको मिलेंगे और वही Ag आयन फिर निक्षेपित हो जाएंगे। ऐसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ डाइल्यूट H2SO4 का विलयन हमने ऊपर देखा था, S2 का उत्पादन होगा। एक ये प्रयोग है सामान्य तौर पर कि यदि स्टील की चम्मच है तो उस पर Ag की परत कैसे चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर जो स्टील की चम्मच है उसको कैथोड के रूप में काम में ले लेंगे। तो जो भी Ag के आयन है वो Ag के आयन स्टील की चम्मच पर जो कैथोड के रूप में कार्य कर रही है उसके ऊपर एक लेयर बना देगी, तो वहां पर सिल्वर की परत छड़ जाए। ऐसे एक यदि आपने वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ा है, तो उनमें आप आसानी से अंतर भी देख सकते हो। क्या क्या अंतर है वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले परिभाषा दे रखी है दोनों की, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, जबकि इसमें कोई विद्युत उत्पादन नहीं होती है। आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होता है, यहाँ आयन केवल एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रखे जाते हैं और यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में रखे जाते हैं। यदि ये सारा अंतर आप पढ़ लोगे तो आप एक वैद्युत अपघटनीय सेल की बहुत ही स्टैंडर्ड परिभाषा निकाल सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक परिवर्तन होता है विद्युत अपघटन कहलाती है, तथा वह सेल जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है वही हमारा विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। आशा करता हूं आज का पॉइंट